एक एक रुपए का हिसाब रखने वाली कंजूस सास। बहू, अब तुम अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। हाँ भाभी, अब आप जल्दी से गृह प्रवेश कीजिए। सौम्या एक गरीब घर की लड़की थी जिसकी शादी एक अमीर घर में हुई थी। आज सौम्या का गृह प्रवेश था। सौम्या अपना ससुराल देखकर मन ही मन सपने सजा रही थी। मेरा ससुराल कितना सुंदर है। अब तो मैं यहाँ वो सब करूंगी जो मैं मायके में नहीं कर सकी। शॉपिंग करूंगी, बाहर जाकर डिनर करूंगी और अपने ससुराल वालों को भी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाकर खिलाऊंगी। अरे भाभी, आप क्या सोचने लगी, जल्दी कीजिए। अरे उर्मिला, तुम्हारी बहू तो बड़ी मस्ती खोर है, आगे ही नहीं बढ़ रही, अपने ख्यालों में खोई हुई है, न जाने क्या सोच रही है। जिसके बाद बहू का गृह प्रवेश होता है और घर में आकर बहू सभी के पैर छूती है। आकांक्षा और सुरभि, छोटी बहू को उसके कमरे में छोड़ दो, बहुत थक गई होगी, कल बहू की पहली रसोई भी है ना। दोनों नंद भाभी छोटी बहू को उसका कमरा दिखाती हैं और सभी आराम करने चले जाते हैं। वहीं अगले दिन सौम्या सुबह 4 बजे ही उठ जाती है। नए घर में घबराहट के कारण नींद ही नहीं आ रही। सुबह के 4 बज गए, अब उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती हूँ। सौम्या बाथरूम में नहाने जाती है कि तभी हल्की फुल्की आहट से उर्मिला जी की भी आंख खुल जाती है और वो नाइट ड्रेस में सौम्या के कमरे के बाहर आती है। वाह, गरम गरम पानी से नहाने का मजा ही कुछ और है। अभी सौम्या ने गीजर चालू ही किया था कि सास घड़ी में टाइम देखना शुरू कर देती है और जैसे ही 5 मिनट बीतते हैं। सौम्या बहू, तू नहा रही है ना, कब से गीजर चल रहा है, बंद कर दे अब। अरे माँ जी, इतनी जल्दी उठ भी गई, और अभी तो मैंने गीजर चालू किया था, कोई ना। सौम्या जल्दी से नहाकर गीजर बंद कर देती है और तैयार होकर हॉल में आती है और सास भी तैयार होकर आती है। बहू चलो, अब हम जल्दी से पूजा कर लेते हैं, फिर तुम्हें तुम्हारी पहली रसोई भी तो करनी, जिसके लिए तुम्हें कुछ मीठा और कुछ पकवान बनाने हैं। जी माँ जी। दोनों सास बहू घर के मंदिर में पूजा कर रही होती है कि तभी उर्मिला तिरछी नजर से बहू की हर हरकत पर नजर रख रही होती है और जैसे ही सौम्या दिए में तेल डालती है। बहू, इतने तेल में तो मैं 3 दिन दिया जलाऊंगी, कम तेल डाल, आधा दिया जलाकर बुझ जाएगा तो बाकी तेल बर्बाद हो जाएगा। हाँ माँ जी, आप सही बोल रही है, मैं आधा तेल निकाल लेती हूँ। जिसके बाद दोनों सास बहू आरती करती हैं और हाथ जोड़कर भगवान की आराधना करके रसोई में आ जाती हैं। बहू, आज तेरी पहली रसोई है, मीठे में हलवा, थोड़ी खीर और पूड़ी, साथ में एक सब्जी बनानी है। और बहू, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने सारा सामान निकाल कर पहले से ही किचन में रख दिया, तू बस जल्दी से खाना बना ले। उर्मिला जा रही होती है कि सौम्या देखती है कि सास ने कटोरी में सारी चीज थोड़ी थोड़ी सी निकाली है। माँ जी, क्या हुआ, क्या बात है, तुम मुझे पुकार क्यों रही हो? माँ जी, घर में ढेर सारे लोग हैं, उस हिसाब से ये सामान बहुत थोड़ा है। अरे नहीं बहू, हो जाएगा इतने में, वैसे भी कितने ही लोग हैं, इतनी वैरायटी का खाना है, सब थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे। हाँ, शायद आप सही कह रही हैं। जिसके बाद सौम्या खाना बनाना शुरू करती है। पहले वो हलवा पूरी और खीर बनाती है और फिर पनीर और मशरूम की सब्जी, पराठे और पुलाव भी बनाती है। वहीं जब डाइनिंग टेबल पर बैठकर सभी बहू की पहली रसोई के हाथ का खाना खा रहे होते हैं तो वाह सौम्या, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने, और सब्जी मिलेगी? जी देवरानी जी, मुझे थोड़ी सी खीर देना, बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई है आपने। मुझे तो पुलाव दे दो थोड़ा सा। ऐसे ही सभी सौम्या से और खाना मांगते हैं और सौम्या सभी को भरपेट खाना खिलाती है और सभी सौम्या को अच्छा अच्छा नेक देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया और देखो मेरे लिए ही नहीं बचा। माँ जी को मैंने कहा भी था कि थोड़ा और सामान दे दो, लेकिन उन्होंने कहा कि इतना बहुत है। कोई ना, अंदाजा नहीं मिला होगा उन्हें, अब मैं क्या खाऊं। सौम्या भूख से रसोई के डिब्बे खोलकर देखने लगती है और उसे मैगी के पैकेट दिखती है और वो खुद के लिए मैगी बनाकर खा लेती है। अब मिली पेट को राहत। वहीं शाम में जब सारी पड़ोसनें मुंह दिखाई करने आती हैं, सब आकर हॉल में बैठती हैं और बहू को एक एक करके मुंह दिखाई करती हैं और बाकी को नाश्ते की प्लेट्स लेकर नाश्ता कर रही होती हैं। अरे वाह बहन जी, बहू तो बड़ी सुंदर लाई हो, लेकिन ये क्या, नाश्ते में वही नमकीन और 4 बिस्किट? तो आपने कौन सा 56 भोग खिलाया था अपनी बहू की मुंह दिखाई पर? वही सूखा हुआ पेड़ा दिया था। उर्मिला की बात सुनकर पड़ोसन का मुंह बन जाता है और बाकी पड़ोसनों की हिम्मत ही नहीं होती कि कुछ कहे। सभी बहू की मुंह दिखाई करके नमकीन बिस्किट खाकर ही घर चली जाती है। नई बहू होने के कारण सौम्या घर के ज्यादा काम नहीं करती थी। वहीं सुरभि पूरी रसोई अकेले संभालती थी और बीच बीच में उर्मिला रसोई में ताका झांकी किया करती थी, जो देखकर ये सही है। माँ जी तो बहुत हेल्पिंग है, बहुओं की रसोई में मदद करती हैं। बहुत सी सास होती हैं जो ताका झांकी करती हैं। सौम्या को लगता था कि उसकी सास बहुत अच्छी है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और अब सौम्या को ससुराल आए 2 हफ्ते बीत जाते हैं। हॉल में बैठे हुए, भैया आप लोगों की शादी को 15 दिन से ऊपर हो गया, आप लोग कहीं घूमने नहीं जाएंगे क्या? हाँ जी चलो ना, हनीमून पर चलते हैं। कहीं भी घूमने जाने के लिए
पहले मुझे माँ से बात करनी पड़ेगी। जिसके बाद श्याम उर्मिला के कमरे में जाकर उनसे बात करता है, जहाँ वो बैठकर हिसाब किताब कर रही थी। बेटा तुम्हें जहाँ घूमने जाने का मन है जाओ, मुझे क्या एतराज होगा। अगले दिन हॉल में, सौम्या ये देखो मैंने हम लोगों की घूमने जाने के लिए टिकट करवा लिया है, फ्लाइट का, बिजनेस क्लास। तुम अपनी पैकिंग शुरू कर दो, हमें 2 दिन बाद ही निकलना है। श्याम की बात सुनकर जहाँ सौम्या खुश हो जाती है, वहीं उर्मिला हैरान होती है। क्या कहा बिजनेस क्लास? बिजनेस क्लास की क्या जरूरत थी? अब फ्लाइट से ही तो जाना है तो इकोनॉमी क्लास भी तो वहीं जाती है और इकोनॉमी से कुछ पैसे भी बच ही जाते। उर्मिला जी की बात सुनकर पहले तो सौम्या उदास हो जाती है, लेकिन कहीं न कहीं उसे सास की बात सही भी लगती है, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। जिसके बाद श्याम माँ की बात सुनकर अपनी अपग्रेडेड बिजनेस क्लास के टिकट को इकोनॉमी में ट्रांसफर कर देता है। जिसके बाद दोनों पति पत्नी अपनी पैकिंग करके हनीमून के लिए निकल जाते हैं। वहीं उर्मिला जी की हर चीज पर नजर रखती कि घर में कौन क्या कर रहा है। हनीमून पर दोनों पति पत्नी खूब एंजॉय करते हैं। मनाली की ठंडी वादियों में घूमते, फोटो खिंचवाते और ढेर सारे प्यारे मोमेंट्स स्पेंड करते हैं। दोनों 10 दिन अच्छे से हनीमून मनाते हैं और वापस घर आ जाते हैं। वहीं घर पर एक दिन जब उर्मिला जी बैठकर हिसाब कर रही होती है। सौम्या बेटा, मैंने तुम्हें खर्च करने के लिए जो पैसे दिए थे, क्या उसमें से कुछ बचे भी हैं कि सारे पैसे तुमने घूमने फिरने और फिजूल खर्ची में ही खर्च कर दिए? माँ मैं निकल रहा हूँ, मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? आप मुझे पेट्रोल के लिए पैसे दे दो। गाड़ी क्यों चाहिए तुझे? तू अकेला ही ना जा रहा है, बाइक से चला जा, और ये 100 रुपए पेट्रोल के लिए। माँ बस 100 रुपए, कम से कम 200 तो दो। 100 बहुत ज्यादा है, 100 में तू जाकर वापस भी आ जाएगा और कुछ पैसे भी बच जाएंगे। माँ की बात सुनकर श्याम चुपचाप 100 रुपए लेकर वहाँ से चला जाता है। हाँ बेटा, तुमने बताया नहीं कितने पैसे खर्च हुए, मुझे लिखना है, बताओ। ये लीजिए माँ जी, इसमें सारा हिसाब लिखा हुआ है। हम कितने पैसे लेकर गए थे और कितने पैसे खर्च हुए और कितने पैसे हमने आपको दिए, इन्होंने पहले ही सारा हिसाब लिख दिया है। सौम्या को माँ बेटे की ये हरकत काफी अजीब लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वहीं उर्मिला सारा हिसाब डायरी में मिलाने लगती है। इसमें 30 रुपए कम है। क्या माँ जी, कितने रुपए? बहू 30। उर्मिला को 30 रुपए का हिसाब मांगते देख सौम्या को गुस्सा आ जाता है। मुझे नहीं पता, इन्होंने ही सारा हिसाब किताब लिखा है। मैं इस तरह 1-1 रुपए का हिसाब नहीं रख सकती हूँ। याद करो बेटी, कहीं तो 30 रुपए खर्च किए होंगे जो तुमने नहीं लिखा है। मुझे नहीं पता, ये जब आएंगे तो आप उन्हीं से ही पूछ लीजिएगा। सास की हिसाब किताब रखने की इस हरकत से चिढ़कर सौम्या वहाँ से चली जाती है। वहीं शाम में, बेटा तूने जो हिसाब दिया उसमें 30 रुपए कम पड़ रहे हैं। मैंने बहू से पूछा तो वो नाराज हो गई। तू मुझे बता 30 रुपए कहाँ खर्च किए थे, उसका हिसाब इस डायरी में नहीं लिखा हुआ है। श्याम भी माँ की बात से कंफ्यूज हो जाता है। वहीं 30 रुपए का हिसाब न मिलने के कारण घर में बवाल हो जाता है। बहुत दिमाग पर जोर देने के बाद शाम को नाइट ड्रेस में बेड पर लेटे हुए याद आता है और वो दोनों उर्मिला के कमरे में जाते हैं। माँ, मैं एक बार सौम्या के लिए 30 का चॉकलेट लेकर आया था, शायद वही 30 रुपए मैंने नहीं लिखे हैं। एक तो हिसाब में लापरवाही, और ये इतनी महंगी चॉकलेट खरीदने की क्या जरूरत है? 3rd AC में काम होता है, फिर भी 1st AC की टिकट बुक की तुमने। इकोनॉमी में काम हो रहा है, फिर भी बिजनेस क्लास की फ्लाइट चाहिए। बेटा खर्चे कम कर दो। माँ जी, एक चॉकलेट के लिए इतना क्या सुनाना? ऐसे कैसे रहने दूं? माँ, उसे चॉकलेट की क्रेविंग हो रही थी इसलिए मैं ले आया, और 30 रुपए की चॉकलेट कौन सी महंगी है? इतना कहकर श्याम वहां से चला गया। वहीं सौम्या भी सास की यह हरकत देखकर माथा पकड़ लेती है। वहीं कमरे में श्याम के सामने बैठे हुए, माँ जी की ये क्या हरकत है? हर चीज में बस रोक टोक, पैसे पैसे का हिसाब लेती हैं। कहाँ घूमने गया, कैसे घूमने गया, क्या खाया, यहाँ तक कि कहीं आने जाने का किराए का भी हिसाब लेती हैं। कोई बात नहीं, माँ ने पूछ लिया तो क्या हुआ, चिढ़ते नहीं है। वहीं अगले दिन जब सौम्या घर में पोछा मार रही थी, मैं पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट मिला लेती हूँ, इससे फर्श बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। सौम्या डिटर्जेंट लेकर पोछा मारने जा रही होती है कि तभी उर्मिला जी उसे ऐसा करते देख लेती हैं। बहू, इतना सारा निरमा पानी में क्यों मिला रही है? पोछा मारने के लिए 2 चुटकी निरमा काफी है। उर्मिला बहू के हाथ से डिटर्जेंट का डिब्बा लेकर पानी में 2 चुटकी निरमा मिला देती है। इतना बहुत है। सास की इस हरकत से सौम्या का मुंह बन जाता है और वो चुपचाप घर में पोछा लगाती है और काम निपटाकर किचन में जाती है। दीदी, माँ जी क्या पहले से ही ऐसी हैं? कितनी कंजूसी करती हैं, रुपए रुपए का हिसाब लेती हैं, सामान सामान का हिसाब लेती हैं। कल तो मैंने देखा इन्होंने दाल चावल के डिब्बे पर निशान बना कर रखा है कि हर रोज कितना सामान हमारे घर में इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ तक कि नमकीन, बिस्कुट और मीठे पर भी नजर लगाए रहती हैं कि कौन कितना खा रहा है, और जहाँ किसी ने थोड़ा ज्यादा लिया उसे तुरंत टोकती है। हाँ, माँ ऐसी हैं।
वो हर जगह कंजूसी करती है। महीने के हिसाब में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो सबकी क्लास लगा देती हैं। पानी का, बिजली के बिल का, मोटर, राशन का, सबका हिसाब रखती हैं। पर वो कभी अपनी बेटी को नहीं टोकती है। वो सुबह लेट सोकर उठती है फिर भी उसे कुछ नहीं बोलती, और वो भी तो महंगे महंगे स्किन प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है, उसे तो कभी नहीं टोका। हम लोगों पर ही ज्यादा रोक टोक लगाती है। देखो, जब हमें हिसाब देना ही है तो हम बिना कलेश का ही हिसाब दे देंगे। हम क्यों इतना कलेश करें? मुझे तो हिसाब मांगने पर मैं तुरंत हिसाब दे देती हूँ। वो हमसे बड़ी हैं, अगर कुछ बोलती हैं, कुछ करती हैं तो हमें उनकी बात सुन लेना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। जिठानी के समझाने से देवरानी शांत हो जाती है और दोनों अपने काम में लग जाती हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उर्मिला जी बहू की हर हरकत पर रोक टोक करती है। एक दिन नंद के कमरे में, आकांक्षा, आकांक्षा, कब तक सोती रहोगी? दिन हो गया, जल्दी उठो। भाभी के जगाने पर भी नंद नहीं उठती। देखिए ना माँ, मैं आकांक्षा को कब से जगा रही हूँ, इतनी सुबह हो गई, ये उठी नहीं रही है। इतनी देर तक कोई सोता है भला? बहू सोने दे, रात भर बेचारी पढ़ाई करती है, बहुत मेहनती है मेरी बेटी। जिसके बाद उर्मिला बहू को लेकर कमरे से बाहर आ जाती है। ये भाभी मेरे पीछे क्यों पड़ी है? इन्हें लगता है कि माँ मुझ पर रोक टोक नहीं करती। उन्हें क्या पता, इस घर में सबसे ज्यादा शासन मुझ पे ही है। उर्मिला जी घर में सभी चीज का हिसाब रखती। बेटी को 20 रुपया किराया देकर कॉलेज भेजती। अपना खर्चा पूरा करने के लिए आकांक्षा पढ़ाई के बहाने रात रात भर जागकर फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स करती, जिससे उसका खर्चा निकल सके। वहीं आकांक्षा को हमेशा ये डर लगा रहता कि उसकी माँ को उसके काम करने की बात पता न चल जाए, वरना वो उसका भी हिसाब रखेंगी। ऐसे दिन बीत रहे थे। घर में सभी मन मार कर रह रहे थे कि एक दिन मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना है, कुछ पैसे दे दीजिए ना। मैं सारे पैसे माँ को दे देता हूँ। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम माँ से मांगो। मैं भी अपने खर्च के लिए पैसे माँ से ही लेता हूँ। तुमसे तो पैसे मांगना ही बेकार है। फिर सौम्या सास के पास जाती है। माँ जी, मेरे कुछ दोस्तों ने घूमने जाने का प्लान बनाया, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। बहू, अब तुम्हारी दोस्तों के साथ घूमने फिरने की उम्र नहीं रही है, घर गृहस्थी संभालने की है। कोई ना, ये लो 2000 रुपए, और जो पैसे बचे वापस लाकर मुझे देना। जी माँ जी। 2000 में से रिटर्न पैसे लाने के लिए ऐसे कह रही हैं जैसे 2 लाख रुपए दिए। जिसके बाद सौम्या तैयार होकर अपनी दोस्तों के साथ पार्टी करने रेस्टोरेंट जाती है। शादी के बाद उसके कुछ अमीर दोस्त बन गए थे। वेटर, मेरे लिए एक डबल चीज व्हाइट सॉस कैरामल लार्ज पिज्जा। और मेरे लिए चॉकलेट मिल्क शेक। मेरे लिए एक हॉट मिल्क शेक। मेरे लिए एक व्हाइट सॉस पास्ता। सारी सहेलियां मजे से बात करते हुए अपना खाना खाती हैं। मैम, ये आपका बिल। कितने का बिल हुआ है? मैम, 2500 रुपए। माँ जी ने तो मुझे सिर्फ 2000 रुपए दिए, अब क्या होगा? कुछ उपाय लगाना पड़ेगा। चलो सब जल्दी जल्दी कॉन्ट्री करो, पैसे मिलाओ। तुम इतने से बिल की भी कॉन्ट्री करोगी? ऐसा कहकर सारी सहेलियां सौम्या की चिंदी चोली पर हंसने लगती हैं और अपने अपने हिस्से के पैसे मेज पर रख देती हैं। ये माँ जी की वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। जिसके कुछ देर बाद सारी सहेलियां मॉल में घूमती हैं, शॉपिंग करती हैं और फिर चलो दोस्तों, बाय, फिर मिलेंगे। और हाँ, तुम लोग किसी दिन मेरे घर खाने पर जरूर आना, मेरा इनविटेशन है तुम सभी को। सौम्या के घर लौटते ही, बहू घूम आई? कुछ पैसे बचाए कि सारे पैसे खर्च कर दिए? सारे खर्च हो गए। क्या? तुमने सारे पैसे खर्च कर दिए? अगर तुम चाहती तो कुछ पैसे बचा सकती थी। माँ जी, मैं शादी के 2 महीने बाद अपने दोस्तों से मिलने गई थी। अगर मैंने कुछ पैसे खर्च भी कर दिए तो क्या हो गया? और 2000 रुपए का हिसाब तो आप ऐसे मांग रही हो जैसे 2 लाख रुपए दिए हो। माँ जी, सौम्या गुस्से से वहां से चली जाती है और सास कुछ नहीं कहती। ऐसी कुछ दिनों बाद सोफे पर बैठी सास, बहू घर का राशन लाना, ये लो पैसे और सामान की लिस्ट, कुल्लू किराना से लेती आना, सुरभि के साथ चली जाओ। जेठानी जी को क्यों लेकर जाना है? वो इसलिए कि अगर तुम सुरभि के साथ जाओगी तो पैदल आने जाने में तुम्हें अकेलापन नहीं लगेगा। तुम दोनों एक दूसरे से बात करते हुए चली जाओगी, और सामान भी ज्यादा है तो तुम दोनों थोड़ा थोड़ा करके लेकर आ जाओगी। इससे रिक्शा के 100 रुपए बच जाएंगे। हे भगवान, माँ जी कितनी कंजूस है, हर चीज का गुणागणित करती है। जिसके बाद सौम्या मन मारकर सुरभि के साथ पैदल राशन लेने जाती है और बिना मोल भाव किए राशन खरीद कर ले आती है। और धूप में पैदल ढेर सारा सामान लाकर दोनों बहुएं बहुत थक जाती हैं। वहीं जैसे ही दोनों बहुएं घर पहुंचती हैं, ले आई बहू सामान? ला पर्ची मुझे दे, क्या लाई, कितने का सामान लाई, देखूं जरा मैं भी। जिसके बाद दोनों बहुएं सास के आगे सामान और पर्ची रख देती हैं। ये क्या, इतना महंगा सामान? मोल भाव नहीं किया क्या? और ये 5480 का सामान हुआ तो झोले में 500 ही है, 20 रुपए। माँ जी, दुकानदार के पास छुट्टा पैसा नहीं था तो कहा बाद में ले लेना, इसीलिए सौम्या ने उसे छोड़ दिया। तुमने 20 रुपए उसके पास छोड़ दिए, बाद में वो देना भूल जाएगा, तुम्हें लेकर आने चाहिए थे।
तुम लोगों को पैसे की बिल्कुल कदर नहीं है। और ये तुम लोगों ने इतना महंगा सामान कैसे ले लिया? ये काजू कितना महंगा, 900 रुपए का काजू 950 में ले आई हो। और ये 25 के चावल से काम हो जाता तो 80 रुपए किलो के चावल लाने की क्या जरूरत थी? खूब पैसे उड़ाओगी, पैसे तो पेड़ पर लगते हैं। जिसके बाद उर्मिला जी दोनों बहुओं की क्लास लगा देती हैं। सुरभि को तो इन सब चीजों की आदत थी, वो कुछ नहीं कहती। वहीं सौम्या, हे भगवान, ये औरत तो 20-20 ही करके 1 महीने का राशन का पैसा बचा लेती होगी। ये तो मेरी माँ से भी ज्यादा कंजूस है। जिसके बाद उर्मिला जी राशन की दुकान पर जाती हैं और सारे सामान का सही रेट लगवाकर दुकानदार से बाकी पैसे वापस लेती है। देख लो अपनी फूटी आंख से, पूरे 520 रुपए रिटर्न लिए मैंने उससे इसी सामान के। किट किट करोगी तो कोई क्या ही करेगा, 10-20 ज्यादा लगा दिया उसने, तो ऐसे तमाशा थोड़ी ना करना होता है। ऐसे ही समय बीतता है। सौम्या सास की इन हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान थी। उर्मिला जी हर चीज का हिसाब करती और बाकायदा हर चीज डायरी में लिखती। वहीं रसोई में चावल, आटा, दाल, घी, जीरा सब कुछ बहू को तराजू पर तौल कर देती और बाकी सामान तौल कर डिब्बों पर निशान लगा कर रखती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और घर में बहुएं सास के इस अत्याचार से परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन नंद के कमरे में, सौम्या भाभी, मैं शॉपिंग करने बाहर जा रही हूँ, क्या आप भी चलेंगी? मुझे कुछ कपड़े और मेकअप का सामान लेना है। हाँ, मुझे भी कुछ सामान लेना है, रुको मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ अपने कमरे से। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मुझे शॉपिंग करना है और अपने लिए कुछ जरूरत का सामान भी लेना है। आप मुझे 5000 रुपए दे दीजिए। मैंने कहा है ना तुम्हें जब भी पैसों की जरूरत पड़े तो तुम जाकर माँ से ले लेना। तो तुम मुझसे क्यों बोलती हो? जाओ जाकर माँ से ले लो। मुझे हर बार पैसों के लिए माँ जी के पास क्यों जाना पड़ता है? आप मुझे पैसे क्यों नहीं देते हैं? देखो, इस घर के सभी लोग अपने कमाए हुए पैसे माँ के हाथ में ही देते हैं। इस घर का पूरा खर्चा माँ ही संभालती है। कौन क्या लेगा, कितना लेगा, इसका सारा हिसाब किताब माँ ही रखती है। तो तुम्हें भी अगर खर्च के लिए पैसे चाहिए तो माँ से ही लेने पड़ेंगे। मैं भी अपने पैसे खर्च के लिए माँ से ही लेता हूँ। यहाँ तक कि बड़े भैया और बड़ी भाभी भी अपने खर्च के पैसे माँ से ही लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं माँ जी के पास ही जा रही हूँ। सौम्या माँ जी के कमरे में जाती है जहाँ वो हिसाब को कॉपी लेकर बैठी थी। माँ जी, मुझे कुछ जरूरत का सामान लेना है और थोड़ी शॉपिंग भी करनी है। आप मुझे 5000 रुपए दीजिए। 5000? क्या लेना है तुम्हें? नहीं लेना है मुझे कुछ भी। सास की रोक टोक से गुस्सा होकर सौम्या ऐसे ही अपने कमरे में चली जाती है। क्या पूछा मैंने तो बस इतना ही पूछा कि क्या सामान लेना है। नहीं चाहिए तो पैसे ना ले, बना ले मुंह, मुझे क्या करना। मैं माँ जी से पैसे नहीं मांगूंगी, आप ही मुझे शॉपिंग के पैसे देंगे। अच्छा ठीक है, ऐसा है तो तुम कल शॉपिंग के लिए चली जाना, मैं कल तुम्हें पैसे लाकर दे दूंगा। अगले दिन कमरे में, ये लो सौम्या पैसे, तुम्हें जो खरीदना है खरीद लेना। सौम्या पैसे लेकर कपड़े और महंगे महंगे मेकअप के सामान खरीदती है और घर आकर, अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। मैंने अपने लिए कितने सारे कपड़े खरीदे। बहू, इतने सारे कपड़े खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? पैसे? अरे पैसे तो मुझे मेरे पति ने दिए। तभी शाम आता है। तूने बहू को पैसे कहाँ से दिए? तेरे पास कहाँ से आए पैसे? माँ, वो पैसे मैंने अपने दोस्त से उधार लिए थे। क्यों? तूने पैसे उधार क्यों लिए? क्या जरूरत थी तुझे पैसे उधार लेने की? जिसके बाद उर्मिला अपने कमरे में जाती है और पैसे लाकर श्याम के हाथ में रख देती है। ये ले पैसे और पहले जाकर अपने दोस्त को उसके पैसे देकर आ। ठीक है। और हाँ, एक और बात, इस घर में कोई भी सामान बिना मेरी मर्जी के नहीं आएगा। जिसे जो कुछ भी लेना होगा वो पहले मुझे बताएगा। सास की इन हरकतों से अब सौम्या का पारा हाई हो रहा था, लेकिन वो बहुत कंट्रोल कर रही थी। वहीं एक दिन सौम्या अपनी सहेलियों को खाने पर बुलाती है और सास फिर से वही हरकतें दोहराती है। अरे ये क्या, माँ जी ने फिर सारी चीजें थोड़ी थोड़ी दी हैं। और ये क्या, घी के डब्बे को तो ताला मार के रखा है और खीर में डालने के लिए काजू किशमिश कितने थोड़े से हैं। जिसके बाद सौम्या जैसे तैसे कम में ही खाना बनाती है। हाय सौम्या, हम आ गए। हाँ हाँ आओ, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रही थी, बैठो। सौम्या, तेरा घर तो बहुत ही अच्छा है, काफी बड़ा घर है, सुंदर भी बहुत है। थैंक यू, इनसे मिलो, ये मेरी सास है और ये मेरी जेठानी और ये मेरी नंद। नमस्ते। सौम्या कुछ देर दोस्तों के साथ बैठकर बातें करती है और नाश्ते में उन्हें सास के कारण नमकीन बिस्किट ही खिलाती है। जिसके बाद सभी खाना खाने जाते हैं। सौम्या सभी सहेलियों को अच्छे से परोसती और खिलाती है। सौम्या, तू भी खाने बैठना हमारे साथ। नहीं नहीं, तुम लोग खाओ, मैं बाद में खा लूंगी। वैसे भी मैं अपने पूरे परिवार के साथ ही खाना खाती हूँ। सौम्या, मुझे थोड़ी खीर देना। हाँ, और मुझे थोड़ी ये सब्जी देना। खीर तो खत्म हो गई और सब्जी भी नहीं बची, अब मैं इसे क्या दूं? मुझे कुछ बहाना करना होगा।
खीर जो बची है वो जली हुई है। मैं तुमसे बात करने में ध्यान नहीं दे पाई कि खीर कब जल गई। और तुम्हारे आने से पहले पड़ोसन आई थी, उसके बेटे की तबीयत खराब है ना, तो उसने खाना नहीं बनाया, इसीलिए सब्जी लेने आई थी। सौम्या सहेलियों के सामने बहाना कर देती है और उसकी सहेली भी समझ जाती है कि ये बहाना कर रही है। तू बहुत कंजूस है, जब खिलाना नहीं था तो बुलाया ही क्यों? हम भी अच्छे खानदान से हैं, भूखे नंगे नहीं है। चलो दोस्तों, हमें इस कंजूस से रिश्ता ही नहीं रखना। इतना कहकर सारी सहेलियां वहां से चली जाती हैं। अब सौम्या का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो अपने सास से बहुत नाराज थी। माँ जी, आज एक बार फिर आपकी वजह से मुझे बेइज्जती सहनी पड़ी। उस दिन भी आपने मुझे इतने कम पैसे दिए थे कि बिल ज्यादा हो गया था और मेरे पास पैसे नहीं थे, और आज फिर आपने मुझे इतने कम खाने का सामान दिया था कि मैं अपने दोस्तों को पेट भर के खाना भी नहीं खिला पाई। माँ जी, मुझे इस घर में आए 6 महीने हो गए और अब मैं आपकी कंजूसी से परेशान हो चुकी हूँ। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती अगर आप इसी तरह कंजूसी और हर चीज का हिसाब करती रहो तो। बहू, मुझे नहीं पता था कि खाना कम पड़ जाएगा। मैंने आपसे कहा था ये सामान बहुत कम है, इतने में नहीं होगा। आपने पहली रसोई के दिन भी मुझे इतना कम सामान दिया था कि सभी को खिलाने के बाद मेरे लिए बचा ही नहीं था, मुझे मैगी खाना पड़ा था। और आज फिर कई बार ऐसा होता है कि सबको खिलाने के बाद मेरे लिए कुछ बचता ही नहीं है, और आज भी मेरे लिए कुछ नहीं बचा। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना भी नहीं खा पाई और ना ही उन्हें पेट भर के खिला पाई। अब मैं इस घर से जा रही हूँ, आप कंजूसी करो, 1 रुपया बचाओ, चाहे 1 लाख, मैं तो चली। जिसके बाद सौम्या अपने कमरे में जाकर अपना बैग पैक करके बाहर आती है। नहीं बेटी, तुम घर छोड़कर मत जाओ, अब से मैं तुम पर कोई रोक टोक नहीं लगाऊंगी। सास के बहुत मनाने पर सौम्या रुक जाती है। उस दिन के बाद से सौम्या अपनी मर्जी से पैसे खर्च करती है, शॉपिंग करती है और फिजूल खर्ची करती है। अब लग रहा है ना कि मैं एक अमीर घराने की बहू हूँ। सौम्या अब अपनी मर्जी से जीती, अपने शौक पूरी करती। जब मन करता घूमने जाती, जब मन करता शॉपिंग करती और मॉल में मूवी देखने और पार्लर जाती। फिर एक दिन कमरे में बैठे हुए, सौम्या तुम थोड़ा संभल के खर्च करो, 2 महीने में तुमने इतना खर्च कर दिया है कि अब हमारी आर्थिक स्थिति पहले से कमजोर हो गई है, अब तुम्हें थोड़ा ठहर जाना चाहिए। माँ जी ने मुझ पर रोक टोक लगाना बंद कर दिया है, अब आप शुरू मत होइए। अगले दिन शाम नशे में घर आता है। आप शराब पी कर आए? मैं तुम्हें कहता था ना, अपने खर्चे पर ध्यान दो, अपने खर्चे पर ध्यान दो। तुम नहीं मानी। कई दिनों से बिजनेस में लॉस चल रहा था और इन सब चीजों के कारण लॉस और भी ज्यादा हो गया। आने वाले ऑर्डर भी कैंसिल हो गए। व्यापार में 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अब आए दिन शाम बिजनेस की टेंशन में शराब के नशे में घर आता है, जिससे घर का माहौल और भी ज्यादा खराब हो जाता है। और एक दिन तो हद ही हो जाती है। शाम शराब के नशे में टेंशन में खूब तोड़फोड़ करता है। वहीं अगले दिन सास 10 लाख रुपए से भरा बैग लेकर हॉल में आती है। ये लो 10 लाख रुपए, अब से कभी शराब पीकर मत आना और काम पर ध्यान दो। इतने पैसे देखकर घर में सब हैरान हो जाते हैं कि सास के पास इतने पैसे कहां से आए, और सब सवाल करने लगते हैं। माँ जी, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? माँ जी, आपने इतने सारे पैसे रखे हुए, आपने कभी बताया नहीं। बहू, ये वही पैसे हैं जो मैं थोड़े थोड़े करके बचाती थी। मेरी जिस आदत को तुम लोग कंजूसी कहते हो, ये 10 लाख रुपए उसी आदत से बचाए हैं। सबकी नजर उर्मिला पर थी। सास को देखकर सभी हैरान थे। उनके हिसाब किताब रखने वाली हरकत से आज उन्होंने 10 लाख जितनी बड़ी रकम इकट्ठा कर रखी थी। बेटा, मैंने गरीबी देखी है, इसीलिए गरीबी का एहसास है, और मैं नहीं चाहती कि तुम लोग वो दिन देखो। सास की बात सुनकर अब उनके बच्चों को खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। बड़ा बेटा जो हर महीने अपनी तनख्वाह से 5,000 रुपए घर में कम देता था, बड़ी बहू जो उन पैसों से ऐश करती थी, और बेटी जो फ्रीलांसिंग से हर महीने माँ की चोरी से 20,000 रुपए कमाती थी, लेकिन सब फिजूल खर्ची में उड़ा देती। आज शाम सब गिल्ट में थे कि इतने पैसे अगर बचाए होते तो उनके पास कुछ सेविंग्स होती, और सौम्या को भी अब गिल्ट था। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपकी आदत को मैं समझ नहीं पाई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अनजाने में आपको कितना बुरा भला बोल दिया था। आज से मैं भी पैसे बचाऊंगी और फिजूल खर्ची ना करके वो पैसे आपको दिया करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। जिसके बाद अब सभी घर वालों को अपनी गलती का एहसास होता है, और बहुएं जो सास को कंजूस कहा करती थी, अब वो भी सास की तरह ही हर चीज का हिसाब किताब करने लगती हैं और जरूरत के हिसाब से खर्च करती हैं। उर्मिला जी के घर में आज भी कंजूसी है, लेकिन हाँ, उर्मिला जी को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो चीजों का नाप तोल करना बंद कर देती हैं।